द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक्सिस बैंक के वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं। बैंक ने एडवांसेस और डिपॉजिट्स में शानदार ग्रोथ दिखाई है, लेकिन साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की सलाह पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक बड़ा प्रोविजन भी किया है। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। सवाल ये है, क्या एक्सिस बैंक के ये तिमाही नतीजे उसकी एक मजबूत, हर मौसम में टिकने वाली रणनीति की सफलता को दिखाते हैं, या फिर ये जो शानदार दिखने वाले आंकड़े हैं ये कुछ गहरी ऑपरेशनल और रेगुलेटरी चुनौतियों पर पर्दा डाल रहे हैं? मेरा मानना है कि ये नतीजे बैंक के शानदार प्रदर्शन और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव का सबूत हैं। और मेरा तर्क ये है कि हेडलाइन नंबर्स के पीछे कुछ ऐसे चिंताजनक संकेत छिपे हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखिए, ये तिमाही एक्सिस बैंक के लिए एक बेहतरीन तिमाही रही है, जो उसकी इस ऑल वेदर फ्रेंचाइज बनाने की रणनीति को सही साबित करती है। आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। बैंक ने एडवांसेस में 12% और डिपॉजिट्स में 11% की सालाना ग्रोथ हासिल की है। अब जब इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ ही लगभग 10% के आसपास हो, तो इसका सीधा मतलब है कि बैंक बाजार से हिस्सेदारी छीन रहा है। और डिजिटल क्षेत्र में तो इसका दबदबा बेजोड़ है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस 15 मिलियन कार्ड्स के बड़े आंकड़े को पार कर गया है, और यूपीआई में बैंक की 35% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जो इससे स्पेस में एक निर्विवाद लीडर बनाती है। और सबसे जरूरी बात, एसेट क्वालिटी चट्टान की तरह मजबूत है। ग्रॉस एनपीए यानी जीएनपीए घटकर सिर्फ 1.46% रह गया है, और बैंक के पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। CET1 रेशियो 14.43% पर है, जो नियामक जरूरतों से कहीं ज्यादा है। और ये बैंक की किसी भी वित्तीय झटके को सहने की क्षमता को दिखाता है। जहां तक आरबीआई की सलाह पर किए गए 1231 करोड़ रुपए के प्रोविजन का सवाल है, देखिए, ये एक बार का मामला है। जैसा कि मैनेजमेंट ने साफ किया है, ये लोन पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और इस प्रोविजन को मार्च 2028 तक धीरे धीरे वापस राइट बैक कर लिया जाएगा। यह किसी प्रणालीगत समस्या को नहीं, बल्कि बैंक के विवेकपूर्ण और पारदर्शी प्रबंधन को दर्शाता है। यह देखने का एक तरीका है, पर क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है? पहली नजर में आंकड़े वाकई मजबूत दिखते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई में जाने पर कुछ गंभीर चिंताएं सामने आती हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही 1231 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। इसे विवेकपूर्ण कहना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कोई स्वैच्छिक कदम नहीं था, बल्कि एक रेगुलेटरी सुधार था। ये आरबीआई के वार्षिक निरीक्षण के बाद आया है, जो बैंक की पिछली लोन क्लासिफिकेशन की प्रक्रियाओं और कंप्लायंस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और इसका सीधा वित्तीय प्रभाव भी पड़ा है। इस एक चूक की वजह से बैंक को अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए PSLCs यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़े। अब आसान भाषा में कहें तो जब कोई बैंक खेती या छोटे उद्योगों जैसे जरूरी क्षेत्रों में पर्याप्त लोन नहीं दे पाता, तो उसे दूसरे बैंकों से ये सर्टिफिकेट खरीदकर कमी पूरी करनी पड़ती है। और इस एक गलती की वजह से बैंक के ऑपरेशनल खर्चों पर लगभग 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इसके अलावा जो ग्रोथ की क्वालिटी है वो भी एक तरफा है। कुल एडवांसेस 12% बढ़े, ठीक है, लेकिन रिटेल लोन सिर्फ 2% बढ़े, और होम लोन में तो 1% की गिरावट आ गई। मतलब बैंक का पूरा ग्रोथ इंजन कॉर्पोरेट लोन पर चल रहा है, जो 20% बढ़ा है। ये एक रणनीतिक जोखिम है, और ये बार बार टेक्निकल स्लिपेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये बताता है कि बैंक की रिपोर्टिंग और सिस्टम में अभी भी कुछ जटिलताएं बाकी हैं। चलिए, इस प्रोविजन वाले मुद्दे को ही पहले पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। आप इसे एक रेगुलेटरी चूक के तौर पर देख रही हैं, जबकि मैं इसे एक स्टैटिक प्रोविजन के रूप में देखता हूं, जिसका एसेट क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। सीएफओ ने कॉन्फ्रेंस कॉल में साफ तौर पर कहा कि आरबीआई के निरीक्षण में एनपीए या एसेट क्वालिटी में कोई भिन्नता नहीं पाई गई। ये एक स्टैंडर्ड एसेट पर किया गया प्रोविजन है, कोई डूबा हुआ लोन नहीं है। तो ये पैसा भविष्य में वापस आने वाला है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म असर लगभग शून्य है। इसे प्रबंधन की पारदर्शिता के तौर पर देखा जाना चाहिए कि वे रेगुलेटरी सलाह को कितनी गंभीरता से लेते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसे सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री के रूप में देखना खुद को धोखे में रखने जैसा है। सवाल ये नहीं है कि पैसा वापस आएगा या नहीं, सवाल ये है कि ये नौबत आई ही क्यों।
ये आरबीआई के वार्षिक निरीक्षण के बाद आया। इसके कारण बैंक को 2 क्रॉप लोन प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ा और उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर के टैग से हटाना पड़ा। अगर सब कुछ सही था तो आरबीआई ने हस्तक्षेप क्यों किया और उन प्रोडक्ट्स को बंद क्यों करना पड़ा? ये केवल भविष्य में पैसे वापस आने की बात नहीं है। ये इस बात का साफ संकेत है कि रेगुलेटर को बैंक की प्रक्रियाओं में एक कमी मिली, जिसे ठीक करने के लिए कड़ा निर्देश दिया गया। ये बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स और लोन क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान है। यह एक दिलचस्प तर्क है, पर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। यह एक रेगुलेटरी अनुपालन का एक उदाहरण है, न कि किसी प्रणालीगत विफलता का। बैंक ने एक सलाह मानी और आगे बढ़ गया। अब जब हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो विकास की गुणवत्ता पर आते हैं। आपने रिटेल ग्रोथ पर चिंता जताई, लेकिन क्या यह एक सोची समझी रणनीति नहीं हो सकती? बैंक ने कॉर्पोरेट सेगमेंट में अवसरों का सही समय पर लाभ उठाया है, वो भी प्राइसिंग अनुशासन बनाए रखते हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सस्ते में लोन बांट दिए। मैनेजमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिटेल एसेट क्वालिटी अब स्थिर हो रही है और कार्ड जारी करने और रिटेल डिसबर्समेंट में आत्मविश्वास वापस आ रहा है। जब एक सेक्टर में थोड़ी सुस्ती हो तो एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड बैंक दूसरे सेक्टर में अवसरों का लाभ उठाता है। यही तो एक ऑल वेदर फ्रेंचाइज की निशानी है। स्थिरता, इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत उदारता से किया जा रहा है। रिटेल लोन में सिर्फ 2% की वृद्धि और होम लोन में गिरावट को स्थिरता कहना एक बहुत ही सकारात्मक व्याख्या है। तथ्य यह है कि विकास का पूरा भार कॉर्पोरेट बुक पर है। चलिए इसे एक कार की तरह सोचते हैं। बैंक कॉर्पोरेट इंजन पर तो एक्सेलरेटर पूरा दबा रहा है, लेकिन रिटेल इंजन वो मुश्किल से चालू है। एक छोटी रेस के लिए ये शायद काम कर जाए, लेकिन लंबी यात्रा के लिए आपको दोनों इंजनों की जरूरत पड़ती है ना? क्या ये स्थिति इसलिए है क्योंकि असुरक्षित रिटेल सेगमेंट पर आरबीआई की पहले की चिंताओं के बाद बैंक्स अभी भी जरूरत से ज्यादा सतर्क हैं और खुलकर लोन नहीं दे पा रहा? इससे विकास के टिकाऊपन पर सवाल उठता है। एक इंजन पर चलने वाली गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। एक संतुलित पोर्टफोलियो ही असली ताकत होती है। तो मेरा सवाल ये है, ये एक रणनीति है या एक मजबूरी? क्या बैंक रिटेल मार्केट अपने प्रतिद्वंदियों को सौंप रहा है? नहीं, ये मजबूरी नहीं, बल्कि बाजार के हालात के हिसाब से एक समझदारी भरा कदम है। रिटेल में जब जोखिम ज्यादा महसूस हुआ तो बैंक ने पैर पीछे खींचे, और अब जब हालात सुधर रहे हैं तो वे फिर से आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और बैंक की असली ताकत यानी उसके डिजिटल और ऑपरेशनल प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। यूपीआई में 35% मार्केट शेयर कोई मजाक नहीं है। उनका न्यू कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म B2B स्पेस में गेम चेंजर बन रहा है। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखिए, लागत से संपत्ति यानी कॉस्ट टू एसेट्स अनुपात में लगातार कमी आई है और उन्होंने पॉजिटिव ऑपरेटिंग जॉस डिलीवर किए हैं। इसका मतलब है कि उनकी आय उनके खर्चों से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये सब एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन का संकेत है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा प्रस्तावित सुधारों जैसे अधिग्रहण वित्तपोषण यानी एक्विजिशन फाइनेंसिंग का लाभ उठाने के लिए बैंक सबसे अच्छी स्थिति में है, जो भविष्य के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा। मैं देख सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण देती हूँ। डिजिटल लीडरशिप सुनने में बहुत प्रभावशाली लगती है, लेकिन क्या हमने इसकी लाभप्रदता का विश्लेषण किया है? यूपीआई में लीडर होना ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक जीरो या बहुत कम मार्जिन वाला बिजनेस है। क्या ये मार्केट शेयर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी की कीमत पर आ रहा है? और 15 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इस बुक की क्वालिटी क्या है? खासकर तब जब पूरी इंडस्ट्री में अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अब आते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर। आपने पॉजिटिव ऑपरेटिंग जॉस की बात की, लेकिन हम इस तिमाही में ऑपरेशनल खर्चों में हुई 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो सीधे तौर पर PSLCs खरीदने की वजह से हुई? ये कोई सामान्य व्यावसायिक खर्च नहीं था, ये एक रेगुलेटरी चूक का नतीजा था। इसके अलावा एक पुराने KYC मामले पर आरबीआई से हाल ही में मिली चेतावनी, जो 2010-11 के एक खाते से संबंधित है, ये दिखाती है कि अनुपालन एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। भविष्य को लेकर आशावादी होना अच्छी बात है, पर इन मौजूदा ऑपरेशनल और रेगुलेटरी बाधाओं को कम आंकना खतरनाक हो सकता है।
अंत में अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एक्सिस बैंक ने एक चुनौतीपूर्ण माहौल में शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रोथ के आंकड़े मजबूत हैं, पूंजी की स्थिति आरामदायक है और डिजिटल क्षेत्र में उसकी लीडरशिप निर्विवाद है। ये सब साबित करता है कि बैंक की हर मौसम में टिकने वाली फ्रेंचाइजी बनाने की रणनीति काम कर रही है। जो मुद्दे उठाए गए हैं जैसे कि प्रोविजन, वे या तो एक बार के हैं या प्रबंधन द्वारा अच्छी तरह से नियंत्रित किए जा रहे हैं। मेरे विचार में बैंक भविष्य के विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये नतीजे उसी की पुष्टि करते हैं। जबकि ग्रोथ के आंकड़े प्रशंसनीय हैं, आरबीआई का हस्तक्षेप, लोन बुक का असंतुलन, डिजिटल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर सवाल और रेगुलेटरी कार्रवाइयों के कारण बढ़ते ऑपरेशनल खर्च एक कहीं ज्यादा जटिल कहानी बताते हैं। ये संकेत देते हैं कि हर मौसम में टिकने वाली फ्रेंचाइजी बनने की राह में अभी भी कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ये सिर्फ एक बार की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं, जहां ग्रोथ और कंप्लायंस के बीच एक तनाव दिखाई देता है। निवेशकों और विश्लेषकों को सतह के नीचे इन बारीकियों को समझना चाहिए और केवल हेडलाइन नंबरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यह चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। तो एक्सिस बैंक के ये नतीजे निवेशकों के सामने एक अहम दुविधा पेश करते हैं। एक बैंक की आक्रामक विकास रणनीति कब महत्वाकांक्षा से जोखिम में बदल जाती है। हेडलाइन नंबर तो मजबूत है, लेकिन आरबीआई का हस्तक्षेप हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि क्या ये मजबूती एक ठोस नींव पर टिकी है या एक ऐसी नींव पर जिसे भविष्य में भी रेगुलेटरी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। इसका उत्तर शायद आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ही साफ होगा।